हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टॉपवर्ड अकेडमी। आई एम मोनू कुमार एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है ना जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 5th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने जिस क्लास में पढ़े ना, वो सारे के सारे क्या है आपके लिए पॉलिनोमियल्स होंगे। पॉलिनोमियल्स सारे टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि 2 वर्ड से बनता है ना। हम देखते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है। एक होता है इसमें पोली और एक होता है नोमियल। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। एंड नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ एक्स, है ना। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे लिखते हैं 5x² प्लस 7x प्लस 2। मान लो ये कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे। तो देखो ना, आज हम थोड़ा सा अभी समझते हैं कि पॉलिनोमियल के बेसिक्स क्या है। वैसे तो हमें आते हैं, लेकिन 10th क्लास में फिर से यूज होंगे, है ना। 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर है तो ये यूज होगा, इसके जितने भी बेसिक्स है वो यूज होंगे। तो पहले हम थोड़ी सी इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे इसके, और 10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 5x² प्लस 7x प्लस 2। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स होती है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है? हमारे लिए एक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वैल्यूज जो ऐसे, मतलब जैसे x है तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। 5, 7, 2 ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लेकिन 5 जो है यहाँ पे x² के साथ में है, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। 7 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। 2 जो है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, कि इसमें कितनी टर्म्स होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अच्छा, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो समझ में आता होगा ना कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है ना। ये वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर? x है। तो इस x की हाईएस्ट पावर क्या है? इस वाली टर्म में देखते हो तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और इस वाली में देखते हो तो पावर कितनी है? 1। तो इस टोटल पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी आती है? 2 आती है। तो यहाँ पे हम डिग्री कितनी बोलेंगे इसकी? कि 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। सो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। ठीक है, तो डिग्री समझ में आई, कोफिशिएंट समझ में आए, कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया। ये छोटी छोटी टर्म्स होती है ना जो पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं पे भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कोफिशिएंट कौन सा है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, डिग्री क्या हो गया ना। तो ये हमें पहले से क्लियर रखना होगा कि डिग्री क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है, और कितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म तो ये 5x² है, सेकेंड यहाँ पे 7x है, और लास्ट वाली टर्म क्या है यहाँ पे? 2। तो टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 3 टर्म्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। तो वैसे तो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको पॉलिनोमियल ही कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, उनको पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। तो देखो, फर्स्ट आ जाता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। ये सब पॉलिनोमियल ही है, लेकिन उसके फर्दर टाइप्स हैं कि अगर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखो मोनोमियल का, मैंने लिखा 5x या मैंने लिखा है ओनली 7, है ना। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? मोनोमियल के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है। बाइनोमियल का देखोगे तो मैंने लिखा जैसे 5x प्लस 7 या 3y माइनस 5, तो ये क्या है? बाइनोमियल के एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल देखो तो 5x प्लस 7 माइनस 7x ले लो इसको, 5x² प्लस 7x
-5 ऐसे कुछ भी बना लो, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। क्यों ट्राइनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो ट्राइनोमियल, 2 हो बाइनोमियल, 1 हो मोनोमियल, और ये सारे के सारे है तो पॉलिनोमियल ही। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री पे आ जाओ। तो जब डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स की बात करते हो ना, तो इसको भी हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कि जब डिग्री कितनी हो 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए इसके लिए आपके पास 1। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1, तो उसको आप क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके पास 2 होनी चाहिए, और एक होता है क्यूबिक, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री कितनी हो 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री कितनी हो 2, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री हो 3, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो इसका कि डिग्री 1 है तो 5x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x के साथ आप 7 भी लगा दो तब भी लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग बाइनोमियल में आ जाएगा, लेकिन रहेगा अभी भी लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर कितनी है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाओगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, जैसे वो एग्जांपल लिखा ना, तो वो इसी का एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक का ही है। 5x² + 7x + 2, मान लो मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है 3 है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग तो किस में आ जाएगा, ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो ये कौन सा रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक की बात करोगे तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो कुछ भी एग्जाम्पल बना लो यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो तो ये पॉलिनोमियल जो रहेगा ना, ये कौन सा रहेगा, क्यूबिक। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, सो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने क्लास 8, क्लास 9 और बाकी प्रीवियस क्लासेस जो भी थी उसमें सब में हमने स्टडी किया है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इसमें डिग्री होती है ना, ये सारी चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जीरोज़ वाला, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल में हम कोई एक नंबर पुट करते हैं उस वेरिएबल की जगह, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। अगर कोई नंबर पुट करने पे उस कंप्लीट पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, और कोफिशिएंट्स तो समझ में आ ही गया। तो क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, उसमें हम जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बारे में ही फोकस करेंगे। यहाँ पे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें समझना है, उनके बीच में एक रिलेशन हमें बताना होता है, वो रिलेशन हम बताएंगे और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 10th क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे बेसिक्स थे जो हमने पॉलिनोमियल में स्टडी किए हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, चलो 10th क्लास का देखते हैं, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्लास 9th के, क्लास 8 के जो भी पॉलिनोमियल्स थे उन सब के बारे में, है ना। अभी हम 10th क्लास पे फोकस करते हैं कि 10th क्लास में हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस है और कैसे हमें उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्लास 10th में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप के मान लो। एक जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, वहाँ पे तो ग्राफ बने होंगे, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बने होंगे, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखा होगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई होता है, इधर माइनस वाई एक्सिस होता है, और गिवन होगा कि ना ये ग्राफ जो है इस पॉलिनोमियल का है, कि पॉलिनोमियल किस में है, वेरिएबल एक्स के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी मैंने जीरोस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख दें, हम उसको पुट कर दें, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है ना। तो अगर वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को 0 कर देती है, दैन दैट नंबर विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी समझो, या फिर ऐसे समझ लो कि P ऑफ x जो है ना, मेरे पास है 2x - 2, है ना। अब मैंने कहा है कि ना यहाँ पे x = 1 है, तो x = 1 पे अगर मैं इसमें रखता हूँ तो P ऑफ 1 कितना आएगा, कि जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या पुट करते जाओगे 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा और -2, क्यों, क्योंकि x किसके साथ मल्टीप्लाई में था, 2 के साथ था, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। अब देखो 2 × 1 कितना होता है 2 -2, एंड ये कितना आएगा 0। तो P ऑफ 1
मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देन x इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px, है ना। x इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया था और 10th क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे देखते हैं। जीरोस तो समझ में आ गए। अब इस तरीके से एक ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ से हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पोलिनोमियल किसका है, x का है, कि x वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल है। तो ये ग्राफ इस x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा ना, उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये रहा कि इस वाले पॉइंट पे इसने कट किया, एक पॉइंट ये रहा यहाँ पे कट किया। x एक्सिस को देखना है, बस x एक्सिस को देखना है। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल किस में है, x के अंदर है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया और उसके अलावा फिर यहाँ कट किया। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। कितने जीरोस होंगे यहाँ पे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि इसने x एक्सिस को कितने टाइम पे कट किया है, 3 टाइम पे कट किया है, 3 टाइम पे इंटरसेक्ट किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ्स बना देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल चेक करना है कि वेरिएबल किस में है, x में है। तो x का ग्राफ है तो x एक्सिस को कट करना चाहिए। अगर यहाँ पे p ऑफ y हो जाता, p ऑफ y हो जाता, तो उस कंडीशन में इसके जीरोस कितने हो जाते हैं, ओनली 1। क्यों, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो p ऑफ y है तो y एक्सिस को चेक करना है, पोलिनोमियल किस में है, y में, तो उसको हम चेक करेंगे y पे। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, अगर y के कंडीशन में चेक करेंगे तो कितने होंगे, 1 होंगे। बाकी तो x कंडीशन में देखते हो कि वेरिएबल x है, तो उस टाइम पे इसके जीरोस कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो ये होता है पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में। अब क्लास 10 पे ये एक्सरसाइज 2.1 तो इसी पे बेस्ड है ना। एक्सरसाइज 2.1 में तो ग्राफ दे रखे हैं और उसमें पूछा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना। बहुत इजी है, सिर्फ ग्राफ देख के बताना है कि इतने जीरोस इसके होंगे। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट्स क्या है। बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 जो आती है ना, एक्सरसाइज 2.2 में जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। और एक होता है कि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं और हमें उससे रिलेटेड एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करके बताना होता है। बस इतने से इक्वेशन है। तो देखो देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले एक चीज़ और होती है कि जो पोलिनोमियल होगा ना यहाँ पे, तो वो हमारा ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, है ना। लीनियर पोलिनोमियल की बात हम नहीं करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल की हम बात नहीं करेंगे, उससे बड़ी पावर्स वाले पोलिनोमियल्स की बात नहीं करेंगे। हमारा 10th क्लास में लिमिटेड है ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म अगर हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c p ऑफ x। p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। a b c आपके रियल नंबर्स होंगे और a जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। ये होती है आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोल सकते हो। ax² प्लस bx प्लस c एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a b c आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी के जीरोस और इसी के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमें बताना है ना। बाकी हमें क्यूबिक या फिर लीनियर पोलिनोमियल के बारे में नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि हमारे 10th क्लास में ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में बोला गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जीरोस हम कंसिडर करते हैं। देखो जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके जीरोस होते हैं। यहाँ पे पोलिनोमियल कितना है, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तभी तो हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह रहे हैं। तो डिग्री कितनी है, 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2, है ना। और अगर डिग्री 3 होती है तो कितने जीरोस पॉसिबल होते हैं, 3 जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके जीरोस जो है ना, एक है अल्फा और एक है बीटा, कि इसके 2 जीरोस है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। नाउ अब हमें क्या निकालना होता है, इनका 2 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे बेसिकली रिलेशन के लिए। एक होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब ये क्या आता है, माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूले में माइनस आता है, ये माइनस फॉर्मूले वाला ही है, इसको हमेशा लिखना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला जो होता है, अभी सेकंड बनी, पहले इसको देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो हमने यहाँ पे जीरोस कितने माने थे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस है, मतलब अल्फा इसमें रखोगे बीटा इसमें रखोगे तो दोनों टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, इसके जीरोस कहेंगे। तो सम ऑफ जीरोस मतलब सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें हम तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। तो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b बाई a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। तो हम इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, सम की फॉर्म में। एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे ना तो उसमें क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन ऊपर चेंज हो जाता है, जब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो ऊपर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसमें कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा होगा, जीरोस कितने थे इसके, अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये है सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो यही दो फॉर्मूले रहेंगे जिन पे बार बार क्वेश्चंस रहेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें गिवन रहेगा सम ऑफ जीरोस, हमें गिवन होगा सम ऑफ जीरोस गिवन रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन रहेगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमें गिवन रहेगा। मान लो सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है, और बोला जाएगा कि अब बताओ इसके रिगार्डिंग एक पॉलिनोमियल बना दो, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जब हम पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन of a quadratic polynomial, इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, है ना, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना रहेगा तो उसके लिए ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे जो ये इधर वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये आपका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रहेगा। तो अभी क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल पूछा जाए, सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं, एक तो ये और ये दोनों, मतलब तीनों मेन फॉर्मूले हैं जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 में यूज होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमारे 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल के लिए हमें जानने थे। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं तो ही हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे नोट्स बना लो, काम में आएंगे, ठीक है। और अब हम करते हैं इसके सारे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 2.1 तो समझ में आ गई कि वहाँ पे ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ के हमें जीरोस फाइंड करने रहेंगे। तो देख लो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है या वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उस हिसाब से उसके जीरोस होंगे।
2.2 में ये 3 फॉर्मूले जो है ना, ये एकदम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको मेमोराइज करो और आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में हमें आ गए हैं कि पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो अब हम देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है उस पर हमें वर्क करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो बोला है कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस फाइंड आउट करो एंड बताओ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट है हमारे पास। एक है फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने रहेंगे, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, एंड सॉल्व, उसके बाद इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या है आपके पास पॉलिनोमियल, p ऑफ x, यहां लिखता हूं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब पहले तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चंस करते हैं ना हम, तो वो क्वेश्चन करते टाइम पे उसके सारे स्टेटमेंट्स लिखने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि गिवन पॉलिनोमियल है ना, ये है हमारे पास। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है, हमारे मार्क्स कटने के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को फॉलो किया है, हर एक स्टेप के रिगार्डिंग हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का फायदा कहाँ मिलेगा, हमें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये हैबिट बना के चलो कि मुझे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखने हैं और फिर सोल्व करना है, हर एक स्टेप को अच्छे से क्लैरिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, यहाँ पे नहीं गिवन था लेकिन हमने लिखा है p ऑफ x। क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या करना है हमें, पहले तो इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो टू फाइंड जीरोस कैसे फाइंड करते थे, 9th क्लास में याद है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन था उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते थे। सो वी पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इससे आगे क्या करना होता है, इससे आगे देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी मिडिल टर्म क्या है माइनस 2x। तो इसको हमें 2 पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन पार्ट्स को प्लस करने पे फिर से माइनस 2x बनना चाहिए, और उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉलिनोमियल में हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x एंड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 4x और प्लस 2x क्या बनाएगा, माइनस 2x बनाएगा, प्लस कर देंगे तो, और माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, तो हमें भी क्या चाहिए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे 2 पार्ट्स होने चाहिए, और उन दोनों पार्ट्स को प्लस करने पे फिर से ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, और उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 2x जो है इसके लिए परफेक्ट पेयर हो गए, माइनस 2x के लिए इसको स्प्लिट हमने कर दिया। अब यहाँ से देखो इन स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 4, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आगे इसको सोल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, यहाँ इसको सोल्व करो तो x कितना आ गया 4, और एक x और कितना आ जाएगा माइनस 2, है ना। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो इसके 2 जीरोस कौन कौन से आगे, 4 एंड माइनस 2। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पेज पे स्पेस है तो आपको नीचे ही लिखना है ऐसे, है ना। ऐसे लाइन्स बना के नहीं लिखना है, लाइन्स बना के लिखते तो उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पे 2 जीरोस पॉसिबल हो गए इसके, किस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 जीरोस क्या है, एक तो 4 है और एक है माइनस 2। देखो 4 और माइनस 2 जो है ना, इनको 1 बाय 1 अगर यहाँ पे x की जगह पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम इनको जीरोस कहते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि भैया इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताओ। इसके जीरोस तो ये रहे, कोफिशिएंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे
1, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -8, है ना। सो नाउ सम ऑफ, लाइन नहीं बनानी, सम ऑफ zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला, हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था इसको कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सम क्या है, जीरोस क्या है हमारे पास, जीरोस क्या थे 4 और -2, तो 4 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, इसका भी ध्यान रखना, ये वाला माइनस कौन सा है फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये -2 हमारे पास x का कोफिशिएंट है, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 4 प्लस -2 इसका आंसर कितना आता है 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 2। तो देखो सम ऑफ जीरोस में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये वेरीफाई हो गया इसके लिए। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी पता है हमें फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये लिखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे 4 और -2, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे -2 से, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू -2 कितना होता है -8, और इधर भी कितना है -8। बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सम ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया है, इनके लिए रिलेशन को वेरीफाई किया है, हैंस वेरीफाइड, और ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है, इसका कंप्लीट, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके सम ऑफ उसके जीरोस फाइंड करने थे, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, और x की जो दो वैल्यूज आएगी वही उसके जीरोस रहेंगे। इन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है क्या, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस इधर रखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करो, तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, आ रही है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, जो आ रही है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया कि कैसे हमें जीरोस फाइंड करने हैं, कैसे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें भी सेम ही हमें करना है, इसमें जीरोस फाइंड करने हैं पहले तो, और फिर उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा उससे अलग होगा। कैसे, यहाँ पे हमें गिवन है t² - 15, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, है ना, वेरिएबल क्या है t, और उस वाले में वेरिएबल क्या था x। तो कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वही वेरिएबल है। तो 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें किसी को भी वेरिएबल बना सकते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब ये पॉलिनोमियल जो है किस में है, t में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज, बोलो क्या रहेगा, p ऑफ t इक्वल्स टू t² - 15। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, इसलिए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t इक्वल्स टू t² - 15। नाउ टू फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड जीरोस वी पुट p ऑफ t इक्वल्स टू 0। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दैट इज t² - 15 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, t² - 15 इक्वल्स टू 0। अच्छा कोई भी नंबर होता ना, जैसे मैंने लिखा √2, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, या फिर √5 है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तो √2 का मतलब, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 2,
√5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5, मतलब कि स्क्वायर करने पे रूट जो होता है वो हट जाता है। तो यहाँ से देखो ये t² है और ये -15 है, क्या -15 को √15 लिख के मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो चलेगा? देखो यहाँ पे जैसे किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो t² माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ से लिख लो बिकॉज √a² इज a, है ना, इसलिए हमने √15 को ऐसा लिखा है। अब यहाँ से देखो क्या हम इसको t माइनस √15, है ना, यहाँ पे प्लस कर लो इसको, और t माइनस √15, t प्लस √15 और t माइनस √15 लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्या हमें ये फॉर्मूला पता है? a² माइनस b² वाला इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस b होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने ये लिखा है t प्लस √15 और t माइनस √15। अब यहाँ से इक्वल टू में क्या है? 0 है, तो जब इक्वल टू में 0 है तो मतलब या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो फर्स्ट जब हम इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t कितना आएगा? माइनस √15, और जब हम इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू पुट करेंगे 0 के तो कितना आएगा? t इक्वल्स टू √15। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के 2 zeros आ गए, t इक्वल्स टू माइनस √15 और प्लस √15। समझ में आया? तो जीरोस तो हमारे आ गए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के, तो आधा पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? इन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से इसके वेरिएबल्स निकाले, किस तरीके से इसके जीरोस फाइंड आउट किए, है ना। 0 पुट करके इक्वल टू 0 पुट करके जब हमने इसको इस तरीके से लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी नंबर का अंडर लेके उसका स्क्वायर करते हो तो वही नंबर आता है। फिर यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी होता है तो क्या होता है, मतलब a² माइनस b² होता है तो क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ से t माइनस √15 और t इक्वल्स टू √15 इसके जीरोस पॉसिबल हो गए। आधा पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि कैसे हम इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो देखो नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, फिर से वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, बार बार फॉर्मूला लिखो। और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करते हो उस पर कोई सा भी फॉर्मूला अगर यूज हुआ है तो उसको वहाँ पे जस्टिफाई करो कि हाँ ये वाला फॉर्मूला था, इस वजह से मैंने ये किया है। जैसे मुझे √15 का स्क्वायर लिखना था तो मैंने इस साइड में बताया कि ये इस तरीके से होता है। जब ऐसे क्लैरिफिकेशंस दोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, तो फिर से फॉर्मूला लिखो, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से देखो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है इसके? माइनस √15 और प्लस √15, माइनस √15 प्लस √15, तो ये तो हो गया इनका सम। और इधर लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे t। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है ना हमारे पास किस में है? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? t के अंदर है। तो वेरिएबल हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे t लिखेंगे, है ना। तो वहां पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ t है क्या? यहाँ पे नहीं है, t वाली तो टाइम ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, एंड कोफिशिएंट ऑफ t² कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 0, और इधर भी क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? इक्वल। ऑल्सो ये तो सम हुआ है, प्रोडक्ट भी निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? t है, इसलिए हम वहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि जहाँ पे x लिख रहे थे वहाँ पे t लिखेंगे, है ना। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे? माइनस √15 और प्लस √15। तो इन दोनों को तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -15 है, तो -15 अपॉन 1।
तो देखो √15 और √15 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √15 की पावर कितनी आ जाएगी 2, फिर से ये वाला बनेगा तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15 और ये माइनस था इसलिए माइनस में, और इधर -15 है ही ऑलरेडी, तो -15 इक्वल्स टू -15, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हमने फाइंड आउट किए। फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट्स का रिलेशन, तो वो हमने वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर रहेगा। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिसमें जीरोस फाइंड आउट करना होता है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताना होता है, उसके रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसा है जो तुम्हारे एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा, x² - 3, है ना, इस तरीके से पॉलिनोमियल गिवन होगा और इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ये तुम होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, इसके जीरोस फाइंड आउट करो और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करके देख लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको कर लेना, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरीके से हम एक सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है और उसके पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पूरे 2 क्वेश्चन हमने उस पर किए हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर राइट करना है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें हमें बोला गया है कि आपके पास ना ये जो नंबर्स गिवन है, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो बताओ कि इसके रिगार्डिंग एक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। सो यहाँ पे बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो जो स्टार्टिंग में गिवन है ना वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, कॉन्सेप्ट जब हमने समझे थे ना उसी में मैंने इसमें बताया था। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो गिवन सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/4 ये गिवन है। फर्स्ट नंबर जो है ना 1/4 ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, जीरोस कितना गिवन है, -1, है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले तो जो क्वेश्चन में हमें सारी चीजें गिवन होती है उसको लिख लिया करो, उसके बाद हमारे माइंड में भी क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये चीज हमारे पास है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ये हमें अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब वी नो दैट द equation of a quadratic polynomial, equation of a quadratic polynomial is क्या होती है, x² minus sum of zeros into x plus product of जीरोस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, उसकी इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अभी फाइंड हमें करना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा था 1/4, तो ये 1/4 इंटू एक्स बन जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, -1 हमें गिवन है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² माइनस x/4 एंड -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी तक नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4x² माइनस x एंड -4 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया, यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 4।
एलसीएम कितना आया है 4, तो 4x² - x - 4 = 0। एलसीएम लेने के बाद अब ये जो नीचे एलसीएम में जो डिनोमिनेटर में 4 है ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रहेगा 4x² - x - 4 = 0। ये 4 उधर जाके 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x² - x - 4 = 0 जो है ना, अब इसमें जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है यही तुम्हारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे p of x = 4x² - x - 4, है ना। पोलिनोमियल जो होता है ना उसमें इक्वल टू 0 नहीं आता है, इक्वेशन में इक्वल टू 0 आता है या इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती है, लेकिन पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही साइड होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है 4x² - x - 4 एंड इट इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फॉर द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके तो इसी तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला जो है ना x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला माइंड में क्लियर रखना। ये इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है, और इसी में हम वैल्यूज पुट करके फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो बच जाएगा ना वही हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो समझ में आया है ना। 4x² - x - 4 इसका एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ओके चलो इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे भी वही है कि हमें ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें ऑलरेडी गिवन है और उसके रिगार्डिंग हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो देखो सबसे पहले तो लिखो गिवन सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, यहाँ पे 0 है, ये ध्यान रखना। जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है और ये वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है हमारे पास √5। ठीक है, ध्यान रखना नंबर का भी 5 मत लिख देना, √5 दे रखा है वो। सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ a quadratic polynomial is, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन होती है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था मैंने x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 0, तो 0 इंटू x रहेगा यहाँ पे। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। फिर भी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है √5 इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ से क्या आया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, है ना, तो ये जो है ना ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या होगा बताओ, किस में है, x में है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस √5। ठीक है, x² प्लस √5 ये हमारा इस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया x² प्लस √5। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2 या पूरे चैप्टर 2 की हम बात करें पोलिनोमियल की तो सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 का भी हमने देख लिया कि उसमें ग्राफ होंगे, वो हमें करना है, कितने जीरोज उसके होंगे वो हम बता देंगे इजीली। एक्सरसाइज 2.2 में 3 फॉर्मूले थे जिसमें सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हमने अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस वाले चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है, पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं अगर इन क्वेश्चंस की तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना उनको एक एक बार सोल्व कर लो। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे चैप्टर जो होंगे ना तुम्हारे एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।